देखिए, अगर आपका बजट लो है और आप एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और आपको जानना है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने में, स्पेशली अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके सेल करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। बिना किसी देरी के सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल करने के बारे में सोच रहे हो। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अमेजोन लिया है, फ्लिपकार्ट लिया है और मीशो लिया है। ये तीनों मार्केट प्लेसेस मैंने कंसीडर किए हैं और उसके साथ साथ आप यहां पर भी रीड कर सकते हो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस। अब यहां पर मैंने 3 चीजें ली है: डॉक्यूमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट्स। इन तीनों में कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना खर्चा आएगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद प्रोडक्ट्स जो है उनमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर 5 to 10 मिनट्स निकाल कर आप इसे ढंग से सुन लेंगे तो शायद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस कितने में स्टार्ट हो सकता है और आपके बजट के हिसाब से ये ई कॉमर्स बिजनेस सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो देखो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं, एक यहां पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है मैंडेटरी और एक लिखा हुआ है मैंने लाइसेंस। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर सेल करने के लिए मैंडेटरी है, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मीशो पे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला कौन सा है? पैन कार्ड। दूसरा कौन सा है? जीएसटी सर्टिफिकेट। और तीसरा कौन सा है? करंट अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज जो आपके माइंड में हमेशा आती होगी कि क्या हम लोग सेविंग अकाउंट से शुरू नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि बैंक्स है ना, कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज कर सकती है। उनके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनके पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, आपके बैलेंस को रोक सकती है। इसलिए अगर आप करंट अकाउंट खुलाते हैं तो उसमें आपको आप ही का पैसा एज ए डिपॉजिट रखना पड़ेगा, 10,000 या 15,000, जो एक मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो एक चीज का आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी 1 तारीख होने वाली होगी तो उस समय आपके खाते में वो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। वो आप ही का पैसा है, वो किसी और का नहीं है। आप बैंक को कोई फी पे नहीं कर रहे हैं, वो एक बैलेंस आपको मेंटेन करना है। ये एक रूल बैंक का होता है। करंट अकाउंट खुला दो, बहुत इजीली बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर पाओगे, बहुत अदर जो है ना फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। तो ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये लाइसेंस क्या चीज है, जो आपने यहाँ लाइसेंस लिख रखा है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, लाइसेंस भी जो है ना, यहाँ पर कुछ लाइसेंस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखे हैं। क्या दे रखा है? ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। अब ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट किन के लिए है? जो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। फ्यूचर में अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो ये आपको करवाना पड़ेगा, जिस भी कैटेगरी में। अब ब्रांड बनाने के लिए, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट करवाने के लिए जो डीलर्स होते हैं या जो एजेंट होते हैं ना, उनकी फीस होती है करीब 1500 से 2,000 रुपए और जो गवर्नमेंट की फीस है वो है अराउंड 4,500। ठीक है, ये गवर्नमेंट की फीस है। तो आप समझ लो कि 10,000 के अंदर अंदर आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। उसका भी कुछ टाइम लगता है, उससे रिलेटेड बाकी डिटेल में आपको फिर कभी समझाऊंगा, लेकिन ये एक मैंने आपको प्राइस जो है वो बताइए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। दूसरा जो चीज आप देख रहे हैं वो है BIS। अब BIS सर्टिफिकेट जो है ना, वो कॉस्मेटिक्स, टॉयज, बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स एक पूरी लिस्ट है। तो इससे ऑपरेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उसके लिए BIS सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। अगर आप इस तरीके के प्रोडक्ट लाके लिस्ट करते हो, बड़े प्रोडक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक हो गई, बैटरीज हो गई, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको फ्यूचर में BIS सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ सकता है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने लाइसेंस दे रखा है। ये लाइसेंस जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट्स पे, जैसे अगर आप कपड़े सेल करोगे तो उसमें कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई लाइसेंस की डिमांड नहीं रहती है इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से। ठीक है, अब अगला जो है फूड प्रोडक्ट्स, अगर आप देखेंगे तो FSSAI आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ये बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे EPR रजिस्ट्रेशन, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं ना, जिनको आप वेस्ट में करके और फिर वो थोड़ा आप एनवायरमेंटल रिलेटेड चीजें जो होती है, आपने देखा होगा अक्सर, उसके लिए आपको EPR रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर में आप अमेजोन ग्लोबल या फिर अपनी वेबसाइट से बाहर विदेशों में सेल करने की सोच रहे हैं, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड
वो भी जो है लेना पड़ेगा। तो ये आपके लिए लाइसेंस बहुत मैंडेटरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगली जो चीज़ है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है चलिए चेक करते हैं। सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। तो आई एम श्योर आज की तारीख में तो लगभग सबके पास मोबाइल है, ठीक है। तो एक मोबाइल होना चाहिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल सके। यहाँ पर आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेयरहाउस होना चाहिए और स्टेशनरी होनी चाहिए। अब देखो आपके माइंड में कई सवाल आ रहे होंगे कि सर कंप्यूटर कितने का लें, लैपटॉप लें, डेस्कटॉप लें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, जैसे अगर आप देखते हैं तो कंप्यूटर आपको एक असेंबल्ड डेस्कटॉप है ना 20,000 के अंदर आराम से मिल जाएगा। एक स्क्रीन छोटी सी, कीबोर्ड, माउस, उसके अंदर प्रिंट लेने के लिए, ये सब काम करने के लिए, इनवॉइस जनरेट करने के लिए एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये 2-3 एक आपको एप्लीकेशन डलवानी है और फिर उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। अब दो ऑप्शन है, एक लेजर प्रिंटर का और एक बारकोड प्रिंटर का। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूं, काम आएगी फ्यूचर में, रिग्रेट नहीं होगा कि आपने सही डिसीजन लिया था। सबसे पहली चीज लोगों के दिमाग में यह आता है कि अगर हम लोग लेजर प्रिंटर लें तो कैसा रहेगा। लेजर प्रिंटर किसे कहा जाता है, जहां पर A4 शीट जो प्लेन पेपर होता है उसकी भी प्रिंट ली जा सकती है। वहीं पर जो बारकोड प्रिंटर होता है, ये वो प्रिंटर होता है जो सिर्फ आपके शिपिंग लेबल और बारकोड को प्रिंट करने का काम करता है। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ऑलमोस्ट सेम। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा लेजर प्रिंटर, ठीक है। इसलिए क्योंकि लेजर प्रिंटर आपको मल्टीटास्क करने में काम करेगा। कभी आपको कोई एप्लीकेशन प्रिंट करनी है, कभी आपको एनवेलप पे प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, उसमें ये आपकी बहुत मदद करेगा। बट इस वाले जो बारकोड प्रिंटर है इसके अंदर ये चीजें नहीं हो सकती। बारकोड प्रिंटर के अंदर ये वाली फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। अब जो दूसरी चीज है दैट इज इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन आप वाईफाई राउटर लगवाएंगे और उसका कुछ 500 रुपये महीना आपको लगभग खर्चा आएगा, ठीक है। ये खर्चा भी आपको बेयर करना पड़ेगा। इंटरनेट के बिना आप कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इंटरनेट भी जरूरी है। उसके बाद अगर आप देखते हैं वेयरहाउस। अब वेयरहाउस में भी आपका खुद का घर भी आप यूज में ले सकते हो या फिर आप कोई रेंट लेके भी ले सकते हो, या आप अगर दुकान खरीदना चाहो तो खरीद के भी कर सकते हो। लेकिन हमारा तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो खरीदने की तो बात ही नहीं है। तो जहां आप रहते हो वहां से भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। स्टेशनरी की अगर बात की जाए तो A4 शीट रिक्वायर्ड रहेगी फ्यूचर में। आपको A4 शीट आपको जरूर करवानी है। लेबल शीट क्या होती है, देखो जैसे कि ये आपने देख रखी है ना, ये एक लेबल शीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्रिंट लेने होते हैं। प्रिंट लेने के बाद इनको आपको पैकेज के ऊपर चिपकाना होता है। ये शिपिंग लेबल में काम आते हैं। तो ये लेबल शीट रिक्वायर्ड रहेगी। और एक्स्ट्रा ऑफिस एसेसरीज जैसे कि अगर आपको कोई किसी प्रकार की फाइल ऑर्गेनाइजर लेना है, आपको कोई पेन लेनी है, आपको कुछ भी सामान लेना है जो ऑफिस से रिलेटेड है, तो वो भी एक्स्ट्रा ऑफिस एसेसरीज जो है ना आप इसके अंदर कंसिडर करेंगे, जो आपके बिजनेस में आपकी काफ़ी मदद करेगा। अब हम चलते हैं मेन चीज़ पर, दैट इज प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइज रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना है, जिसमें ML, XL, XXL इस तरीके से आए। क्योंकि अगर आपका बजट लो है तो आपको एक ही डिज़ाइन के मल्टीपल वेरिएंट्स लाने पड़ेंगे। अगर आप ब्लू टी शर्ट सेल करोगे तो आपको ब्लू टी शर्ट के M के 10 पीस, L के 10 पीस, XL के 10 पीस, XXL के 10 पीस, या आप किसी प्रकार की कुर्ती सेल करोगे तो उसमें अलग अलग वेरिएंट्स रखने पड़ेंगे, अलग अलग साइज रखनी पड़ेगी। तो कोशिश करिएगा अगर बजट बहुत लो है तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको सेल नहीं करने हैं, राइट। प्रोडक्ट का जो वेट है कोशिश करिएगा 500 ग्राम के अंदर हो, जिससे आपकी जो लॉजिस्टिक फी है वो बहुत कम लगे। अगर आप 1 kg के प्रोडक्ट सेल करोगे तो लॉजिस्टिक फी आपकी ज़्यादा लगेगी। इन केस कस्टमर रिटर्न भी आता है तो रिवर्स शिपिंग चार्जेस है ना, वो भी आपके ज़्यादा लगेंगे। अगली जो चीज़ है दैट इज लेस पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि आप ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे जिसके अंदर ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ ना हो। आपको बबल रैप से उसको पैक करना पड़ रहा है, आपको उसको कोरुगेटेड बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर, डब्बे के अंदर पैक करना पड़ रहा है, फ्रिजाइल आइटम है, टूटने का डर है। इस तरीके के प्रोडक्ट अवॉइड करिएगा सो दैट कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर हो तो आपकी लॉजिस्टिक चार्जेस भी कम हो, पैकेजिंग लेबर जो है उस पर भी खर्चा कम आए और आपका प्रोडक्ट डैमेज भी ना हो। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो मात्र 10 प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर सिर्फ 10 प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो ऑर्डर कैसे आएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप 10 प्रोडक्ट लाते हैं तो आप फ्यूचर में उसका कॉम्बो ऑफ 2 और कॉम्बो ऑफ 3 भी बना सकते हैं। मेरी राइटिंग को थोड़ा सा आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है ये सब लिखने की, बट
फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 आप बना पाओगे इन 10 से काफ़ी सारे। आराम से 25-30 एसकेयू आपके कैटलॉग में दिखने लग जाएंगे अगर आपने कॉम्बोज क्रिएट कर लिए तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि बेसिकली ये प्रोडक्ट सर आपने बता दिया 10 प्रोडक्ट ले आए तो कौन से लाएं, तो देखो हमारी है ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा। उसका आपको ध्यान रखना है कि वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, आप आइडियाज़ ले सकते हो। और पूरे यूट्यूब के ऊपर ऐसी प्लेलिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकली मैंने हर वीडियो के अंदर समझाया है। दूसरी चीज़ आपके माइंड में ये आती होगी कि सर मीशो के ऊपर तो हम बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हैं, मीशो के तो ऐड भी चल रहे हैं, मीशो ये भी कहता है कि आप कर सकते हो। लेकिन पता है बिना जीएसटी के मीशो के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने के 2 नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि आपको अदर स्टेट से ऑर्डर नहीं आएंगे, जिस स्टेट में आप रहते हो सिर्फ उसी स्टेट से ऑर्डर आएंगे। और दूसरा नुकसान ये है कि फ्यूचर में जब आप जीएसटी ले लोगे तो आपको इस अकाउंट को छोड़ के एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप जो मेहनत करोगे वो पूरी वेस्ट जाएगी। बेटर होगा कि आप जीएसटी बनवाएं और उसके बाद अपने ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करें। एक और सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या हमें जीएसटी हर महीने भरनी पड़ेगी? नहीं, अगर आप जीएसटी का क्वार्टरली वाला प्लान लेते हो तो आपको हर 3 महीने में जो भी सेल होगी उसका जो भी जीएसटी बनेगा वो भरना पड़ेगा। यानी कि पूरे साल में सिर्फ 4 बार आपको जीएसटी पे करनी होगी। अगर आपको सेल नहीं आती है तो आपको नील रिटर्न फाइल करना होगा। अब अगर आपको ये सब करना नहीं भी आता है तो आप गूगल पे जाके सर्च करिए, बाकी बहुत ही सारे आपको सीए अकाउंटेंट मिल जाएंगे जो थोड़ी सी नॉमिनल फी लेकर पूरे साल के लिए आपके अकाउंट को और जीएसटी को मैनेज करेंगे। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप सच में कुछ प्रूव करना चाहते हो, अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बजट इज सेकेंडरी, लेकिन हमेशा याद रखना अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, अगर आप वेल एजुकेटेड हो, वेल स्किल्ड हो तो आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो और अपना खुद का ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। आप घर से बाहर निकलिए, मार्केट में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी और वो भी अच्छा है ना, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स बिजनेस अपने घर से भी जो है शुरू कर सकते हो। अगर आज की तारीख में आप देखोगे तो हर कोई अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगा रहा है, तो आप भी जितना जल्दी हो आप ऑनलाइन इंडस्ट्री से जुड़िए और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करिए। और जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट के बारे में मैं बता रहा था वो ये वाली है, इस पर क्लिक करिए, सारे वीडियोस देखिए 1 बाय 1 और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके बजट में है जिसको आप लाकर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।